Hello everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss class 11th History chapter 9 The Age of Industrialization औद्योगिकरण का युग। आज की इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैप्टर में हम औद्योगिकरण से पहले की परिस्थितियां, स्थितियां, औद्योगिकरण के समय और उसके बाद इसके प्रभावों, परिणामों के बारे में, समाज में महिलाओं, बच्चों पर क्या क्या प्रभाव पड़े, इन सभी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से पूर्व का समय जो है उसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। इस पीरियड का मतलब क्या होता है? इज रेफर टू द फेज विच एग्जिस्टेड इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन इन इंग्लैंड एंड यूरोप। ये वो समय था जब इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उससे पहले के समय को कहा जाता है। देयर वॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर अन इंटरनेशनल मार्केट नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। उस समय भी वस्तुओं का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर होता था पूरे विश्व के लिए, लेकिन वो फैक्ट्री बेस्ड व्यवस्था नहीं थी। फैक्ट्रियों में ये उत्पादन नहीं होता था इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। In the 17th and 18th centuries, merchants from Europe moved to the countryside, supplying money to peasants and artisans, requesting them to produce for an international market. 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप के जो उद्योगपति थे, व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया कि गाँवों में जाकर, गाँव में जो कारीगर रहते थे, आर्टिजन, शिल्पी जन रहते थे, लोहार, सुथार, इस टाइप के, उन लोगों के पास जाकर उनको एडवांस में पैसा देकर उन्हें विश्व बाजार के लिए वस्तुओं का बनाने का काम दिया कि आप विश्व के लिए वस्तुएं बनाइए, हम आपको एडवांस में पैसा देते थे। और इन वस्तुओं को ये यूरोपीय व्यापारी जो है वर्ल्ड मार्केट में बेचते थे। मर्चेंट्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन विद इन टाउन्स बिकॉज रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इट इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। मर्चेंट्स जो है वो, उनको किसी भी वस्तु के उत्पादन में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो देखने पड़ते थे, क्योंकि उस समय राजाओं ने गिल्ड्स को ये अधिकार दे रखा था कि किसी भी गिल्ड, व्यापारिक संगठन के जो सदस्य हैं वही उस वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, कोई दूसरे नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है, एक गिल्ड के लोग ही किसी एक स्पेसिफिक वस्तु का निर्माण कर सकते थे, अन्य नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रोडक्शन को जो है ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता था। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स ईगरली एग्रीड सो दैट दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड। गाँव के लोग जो है जितना चाहिए उतनी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करने के लिए तैयार रहते थे। सो एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स, और वो खेती भी साथ साथ करते रहते थे। द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज दस पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रो औद्योगिकरण का जो समय है वो एक ऐसा नेटवर्क था जहां पर मर्चेंट्स जो है इस व्यापारिक लेन देन को नियंत्रित करते थे, यानी मर्चेंट या व्यापारियों के अधीन ये सारा सब वस्तुओं का निर्माण का कार्य होता था। उस पीरियड को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बात करते हैं कि ये जो वस्तु का उत्पादन अभी तक गाँवों में शिल्पी जनों, आर्टिजन्स द्वारा किया जा रहा था, यही उत्पादन धीरे धीरे फैक्ट्रियों में होने लग गया। द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज इन द 1730s, द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड वर सेटअप। इंग्लैंड में 1730 के आसपास जो है प्रारंभिक फैक्ट्रियों का निर्माण होने लग गया। फैक्ट्री यानी वह स्थान जहां पर किसी एक ही छत के नीचे बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। यानी अब घरों के स्थान पर वस्तु का उत्पादन जो है एक स्पेसिफिक प्लेस पर होने लगा, जिसे फैक्ट्री कहा जाता था। बट ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। लेकिन इन फैक्ट्रियों की संख्या जो है बहुत अधिक जो है 18वीं सदी के लास्ट में जाकर जो है बढ़ी। Cotton was the first symbol of the new era and its production boomed in the late 19th century। और कपास के क्षेत्र में ये जो फैक्ट्री का निर्माण था वो सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में हुआ। कपास से धागा बनाना, धागे से कपड़े बनाने के, उसमें जो है ये प्रोडक्शन जो है बहुत अधिक बढ़ गया, जो कि लेट 19th सेंचुरी में जाकर बढ़ा। रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल वेयर कॉस्टली मशीन्स वर सेट अप एंड ऑल द प्रोसेसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। रिचर्ड आर्कराइट नाम के
जो एक उद्योगपति थे, उन्होंने एक ऐसी कॉटन मिल एस्टेब्लिश की, स्थापित की, जहाँ पर मशीनों को एक ही जगह स्थापित किया जा सकता था और सभी तरह के कार्य, यानी धागा बनाना, उसको रंगना और उसके बाद उसकी मतलब पहले जीनिंग होती थी, ये सारे सब प्रोसेस जो है एक ही जगह, एक ही छत के नीचे किया जा सकते थे। इस तरह का जो है सिस्टम स्टार्ट हो गया। इसे ही फैक्ट्री कहा जाता है, जहाँ किसी वस्तु के निर्माण के संबंधित सारी क्रियाएं, प्रक्रियाएं एक ही जगह की जाती है, वह स्थान फैक्ट्री कहलाता है। और ये जो है कॉटन इंडस्ट्री में सबसे पहले इस तरह की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ। इस तरह के इस काल को, जब फैक्ट्रियों में वस्तुओं का निर्माण होने लगा, उसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है इस देश में होती है, जो मैप में दिखाया गया, और उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन 1780s एंड 1850 इज नोन एज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 1780 से 1850 के बीच के समय को, जिसमें इंग्लैंड में जो है बहुत सारे औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, उन्हीं परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन, ठीक है। औद्योगिक क्रांति की डेफिनेशन ये है, दिस लेड इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी इन इकोनॉमी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। इस औद्योगिकीकरण ने इंग्लैंड की आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे प्रभाव डाले। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इंग्लैंड में जो डेवलपमेंट या विकास हुआ है, वो मेनली जो है नई नई मशीनों और नई नई तकनीकों के द्वारा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इन नई तकनीकों ने, नई मशीनों ने ही जो है इस औद्योगिक प्रक्रिया को स्टार्ट किया था, औद्योगिकरण को स्टार्ट किया था। तो इसकी शुरुआत हुई है इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड का देश है, जिसमें रेड कलर वाला जो पार्ट है, वो ये पूरा जो है ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इसमें जो रेड कलर है वो स्कॉटलैंड है, जो ग्रीन कलर से दिखाया गया ये जो पार्ट है यही इंग्लैंड है, और जो यहाँ पर जो है वॉयलेट कलर में दिखाई दे रहा है, नीले कलर में, हल्के नीले में, ये जो है वेल्स है। और इसके बाद ये जो लाइट ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, ये है आयरलैंड। और इन्हीं सब चारों देशों को मिलाकर जो है ग्रेट ब्रिटेन, या जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वो ये देश है, जिसको आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, यूके, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था क्या और इसमें क्या क्या हुआ? न्यू टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन मैसिव स्केल कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम। हाथों से बनने वाली वस्तुओं के स्थान पर किसी एक फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन इस समय होने लगा। अ न्यू सोर्स ऑफ पावर, स्टीम बिगेन टू बी यूज्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और इस समय शक्ति के एक नए साधन, स्टीम, वाष्प या भाप के इंजन का जो है, भाप का प्रयोग इस समय इंग्लैंड के उद्योगों में होने लगा। इट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये जो स्टीम है उसका ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवेज और शिप्स में भी यूज़ होने लगा। दोज हु इन्वेंटेड दिस वर नॉट वेल्दी एंड एजुकेटेड। ये जो जितने भी आविष्कार इस समय हुए इस इंग्लैंड में, उनको आविष्कारक जो है कोई बहुत अमीर या पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो सामान्य कार्य करने वाले लोग थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन मेड सम वेल्दी, और इस औद्योगिकरण ने कुछ लोगों को बहुत अमीर बना दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, औद्योगिकरण ने लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत ही कमज़ोर भी किया, पुअर या गरीब भी बना दिया। पुअर वर्किंग कंडीशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। इस समय बहुत सारे लोगों के लिए उद्योगों में बहुत बेकार या जिसमें काम नहीं किया जा सकता, ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण किया, स्पेशली जो लेबर क्लास थे। और इसकी वजह से फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, और उस सब का रिजल्ट जो है बाद में नए नए श्रम कानून, जिनको हम कहते हैं, उन कानूनों का निर्माण होने लगा। और इस तरह से लेबर क्लास जो है, श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के प्रयास इस समय होने लगे, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टर्म का सबसे पहले यूज कहाँ कैसे हुआ? तो द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूज्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर्स, यूरोपीय विद्वानों ने ही इस औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले यूज किया है। क्रांति का मतलब हुआ अचानक हुआ कोई परिवर्तन है, उसको हम क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहला प्रयोग जॉर्ज मिशेलेट ने फ्रांस में किया और फ्रेडरिक एंगल्स ने जर्मनी में किया। यहाँ आप पिक्चर में दोनों को देख सकते हैं, जॉर्ज मिशेलेट फ्रांस में और फ्रेडरिक एंगल्स जो है, ये फ्रेडरिक एंगल्स हैं। इन्होंने जर्मनी में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर्ड का यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में इस वर्ड का सबसे पहले यूज़ करने वाले व्यक्ति थे, विद्वान थे, उनका नाम था अर्नोल्ड टॉयनबी। The word industrial revolution first used by the philosopher and economist Arnold Toynbee, ठीक है। तो इस वर्ड का सबसे पहले यूज इंग्लैंड में अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया। He used these to describe the changes occurred in British
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन 1760 टू 1820। अर्नल्ड टाइनबी ने 1760 से लेकर 1820 के समय के दौरान इंग्लैंड में जो भी औद्योगिक विकास हुआ उन सब चीज़ों के लिए, औद्योगिक विकास के लिए इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया है। और उनके ये जो लेक्चर्स हैं जो उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर दिए थे वो 1884 में पब्लिश हुए, और उनके लेक्चर की जो सीरीज थी या जो बाद में पब्लिश हुए उनका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। ये जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा लिखे गए या कहे गए, बोले गए लेक्चर्स हैं जो बाद में पब्लिश हुए, और इन्हीं में उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक्चुअली है क्या, किस पीरियड को जनरलाइज करके हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर सकते हैं? तो देयर वाज अ रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम द 1780s टू 1820। 1780 से 1820 का ये दशक था, वहाँ पर बहुत सारे जो है आर्थिक वृद्धि देखने को मिलती है, और ये वृद्धि देखने को मिलती है कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री में, कोल माइनिंग में, बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड कैनाल्स में, और फॉरेन ट्रेड में। तो इन चारों ही क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि के ही इस युग को जो है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, कॉटन आयरन इंडस्ट्री, कोल माइनिंग, बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड कैनाल्स एंड फॉरेन ट्रेड, ये 5 मुख्य क्षेत्र या एरियाज है जहां पर क्या है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, या जहां सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की सबसे पहले शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से मानी जाती है, ब्रिटेन से मानी जाती है। तो वाई ब्रिटेन? ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके सभी पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। वाई ब्रिटेन? ब्रिटेन वॉज पॉलिटिकली स्टेबल सिंस 17th सेंचुरी। सबसे पहला रीजन जो है ब्रिटेन में इस क्रांति का होने का वो है कि ब्रिटेन जो है 17th सेंचुरी से ही एक जो है सुगठित और स्टेबल कंट्री था, स्थायित्व था। वहाँ पर किसी तरह की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वहाँ एक ही वंश के राजा जो है 17th सेंचुरी से रूल करते आ रहे थे, और इस वजह से वहाँ पर किसी तरह का विद्रोह या इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं थी। और ये स्टेबिलिटी जो है औद्योगिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जो इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड पॉलिटिकली यूनाइटेड अंडर ए मोनार्की। ये तीनों ही देश जिनको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तीनों ही जो है इंग्लैंड के राजा के अंदर नियंत्रण में थे, एक मोनार्की के रूल में थे। इट हेल्प टू हैव कॉमन लॉ, सिंगल करेंसी, सिंगल मार्केट। अब एक ही राजा का रूल होने से क्या फायदे होते हैं? तो इसका फायदा ये था कि पूरे इन तीनों ही देशों में एक ही करेंसी यूज की जाती थी, सभी जगह एक जैसे लॉज थे, और एक जैसा ही मार्केट जो है इन तीनों ही जो देश हैं उनमें उपलब्ध था। फिर इन तीनों ही देशों में लोकल टैक्स कोई नहीं थे, जो राजा द्वारा लगाए जाते थे वही टैक्स जो है सबको पे करने होते थे। तो कॉमन टैक्सेस भी वहां पर थे। By the end of 17th century, money began to use widely as the medium of exchange. इंग्लैंड में एक और बड़ा औद्योगिकरण के लाने का कारण जो था कि 17th सेंचुरी से मनी एक्सचेंज सिस्टम वहाँ पर शुरू हो गया। बार्टर सिस्टम जो है वहाँ पूरी तरह एक तरह से एबोलिश हो जाता है, और मनी एक्सचेंज सिस्टम शुरू हो जाता है। हर चीज़ को खरीदने बेचने में मनी का यूज़ किया जाने लगता है, जो कि उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। Large section of the people begin to get their income in the form of wages and salaries rather than goods. इस समय बहुत सारे लोगों को जो है उनकी कार्य के बदले में जो उनको वेजेस, मेहनताना या मजदूरी दी जाती थी, वो सैलरी के रूप में मिलती थी। कैश पेमेंट उन्हें किया जाता था, और लोगों के हाथ में जब कैश पेमेंट आता है तो वो मार्केट से चीज़ों को परचेज करते हैं। इससे कैश पेमेंट होने से परचेजिंग पावर लोगों की इंक्रीज हो जाती है, और वही इंग्लैंड में हुआ। दिस हेल्प द पीपल टू स्पेंड देयर इनकम फ्रॉम मैनी पर्पसेस, सो मार्केट डेवलप। और इसी वजह से लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को खरीदने में इस पैसे का यूज़ किया, और इसकी वजह से मार्केट का डेवलपमेंट हुआ। इन द 18th सेंचुरी मेजर इकोनॉमिक चेंजेस हैपेंड इन ब्रिटेन। फिर 18th सेंचुरी में बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस भी इंग्लैंड में देखने को मिलते हैं। इट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। इस समय इंग्लैंड में एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन भी हुआ। ठीक है, कृषि क्षेत्र में भी जो उत्पादन था वो अचानक से बढ़ गया, उसी को एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन कहा जाता है, कृषि क्रांति कहा जाता है। बिग लैंडलॉर्ड्स परचेज स्मॉल फार्म्स नियर देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड एनक्लोज्ड विलेज कॉमन लैंड्स। ठीक है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, मैनर जिसको कहा जाता है, उसके आसपास की जो छोटे छोटे खेत थे उनको खरीदकर एक बहुत बड़ा फार्म सिस्टम डेवलप किया। दिस क्रिएटेड लार्ज एस्टेट, और इससे बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स का निर्माण हुआ। इट कॉज्ड इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, और इसकी वजह से इंग्लैंड में खाने पीने की चीज़ों का फूड प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो गया। फूड
फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होते ही क्या है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के लिए अवेलेबल हो गई। दोज हु लिव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स इन कॉमन लैंड लॉस्ट देयर फ्रीडम। इस समय वो लोग जो जानवरों को चराने का काम करते थे, चरागाह जो होते थे, वो उनका काम खत्म हो गया, क्योंकि वो ज़मीन जहाँ चरागाह होते थे वो अब कृषि के रूप में यूज़ में लाई जाने लगी। दे मूव टू टाउन्स इन सर्च ऑफ अ न्यू जॉब। और वो लोग जो है अब मार्केट में जो बेरोजगार हो गए थे वो चरवाहे, तो वो बड़े बड़े शहरों में जाकर नए कार्य की तलाश में लग गए, यानी मजदूरों की अवेलेबिलिटी भी इस समय बढ़ गई इंग्लैंड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं और क्या क्या कारण थे। तो एक और बड़ा कारण था, मैनी यूरोपियन सिटीज बिगिन टू डेवलप देयर पॉपुलेशन। इस समय यूरोपीय शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी, और स्पेशली इंग्लैंड के। देखिए, आउट ऑफ 19 यूरोपियन सिटीज हुज पॉपुलेशन डबल्ड बिटवीन 1750 टू 1800, 11 वर इन ब्रिटेन। 19 यूरोपीय शहरों की जनसंख्या जो डबल हो चुकी थी, उसमें से 11 शहर इंग्लैंड के थे। तो इंग्लैंड में इस समय जनसंख्या, शहरों में जनसंख्या वृद्धि बहुत हुई, और इसकी वजह से जो है लेबर जो है वो रिक्वायरमेंट उद्योगों की पूरी हो गई। द लार्जेस्ट सिटी इन ब्रिटेन वॉज लंदन। ठीक है, इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर जो था लंदन था। इट वॉज द मेन ट्रेड सेंटर, और ये लंदन ही पूरे वर्ल्ड के ट्रेड का मेन सेंटर इस समय बन गया। द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड शिफ्टेड फ्रॉम मेडिटेरियन पोर्ट्स ऑफ इटली एंड फ्रांस टू द अटलांटिक पोर्ट ऑफ ब्रिटेन एंड हॉलैंड। और इस समय जो है विश्व व्यापार का केंद्र जो है भूमध्य सागर और फ्रांस से शिफ्ट होकर इंग्लैंड और हॉलैंड के तटों तक पहुंच गया, यानी पूरे व्यापार का सेंटर जो है अब इंग्लैंड के आसपास होने लगा। और इस वजह से लंदन और इंग्लैंड का इंपॉर्टेंस इसमें विश्व व्यापार में बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई। और इसी के साथ और कुछ रीजंस थे, जिसमें इंस्टीड ऑफ एम्स्टर्डम लंदन बिकेम द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। लंदन से लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड में लोन प्रोवाइड करने की सुविधा, ऋण देने की सुविधा भी इस समय जो है वो एम्स्टर्डम, जो हॉलैंड की कैपिटल, नीदरलैंड की कैपिटल है, उसकी जगह लंदन जो है इस समय मेन लोन प्रोवाइडर बन गया। लंदन बिकेम सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क। जो त्रिकोणीय या त्रिभुजाकार जो विश्व का व्यापार का नेटवर्क था, उसका सेंटर जो है वो लंदन बन चुका था। ये त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क जो था इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, यानी अमेरिका, अफ्रीका और इंग्लैंड को कनेक्ट करता था। उसमें इंग्लैंड जो है मेन सेंटर था। ठीक है, इंग्लैंड की पोजीशन इस तरह से थी, और ये जो है वेस्ट इंडीज या अमेरिका था, इस तरफ अफ्रीका था, और ये इंग्लैंड था। तो अफ्रीका से जो कुछ भी प्रोडक्शन होता था वो पहले इंग्लैंड जाता था, फिर वहाँ से अमेरिका पहुँचता था। अमेरिका में जो कुछ भी होता था वो भी पहले इंग्लैंड जाता था, फिर वहाँ से अफ्रीका जाता था। तो इस तरह से ये जो है ट्रायंगुलर ट्रेड का सेंटर जो है इंग्लैंड और लंदन बन चुका था। इन इंग्लैंड नेटवर्क रिवर्स हैड द मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक और बड़ी चीज जिसने इंग्लैंड या लंदन को जो है बड़ा ट्रेड सेंटर बनाया, वो था कि इंग्लैंड में नहरों का जाल बिछा हुआ था। बहुत सारी रिवर्स थी, और उन रिवर्स को आपस में कैनल्स के द्वारा जोड़ दिया गया, जिससे वाटर वेज जो है वो डेवलप हुए, जल मार्गों का विकास हुआ, और जल मार्ग का विकास होने से भारी सामानों को जहाज़ों के माध्यम से जो है एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाना संभव हो चुका। अनटिल द स्प्रेड ऑफ रेलवे, ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवेज वाज चीपर एंड फास्टर देन बाय लैंड। भूमार्ग से, थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग से जो है वस्तुओं का व्यापार जो है बहुत सस्ता पड़ता था, और इंग्लैंड में वाटरवेज उस समय बहुत डेवलप हो चुके थे। ड्यूरिंग 1724 इंग्लिश रिवर प्रोवाइडेड 1160 माइल्स नेविगेबल वाटर, और 1724 तक इंग्लैंड की जो रिवर्स थी वो 1160 माइल्स जो है वो जल योग्य मार्ग प्रदान कर रही थी, यानी बहुत अधिक मार्गों का वहां पर निर्माण हुआ था। कोस्टर्स means transfer of cargo on river vessels to coastal ships. By 1800 there was 1 lakh sailors worked on the coasters. coasters का मतलब होता है वो कार्गो शिप्स जो रिवर से कोस्टल शिप्स तक सामानों को पहुंचता थे। कोस्टल यानी तटीय बंदरगाहों तक सामान पहुंचाते थे। ऐसे जो जहाज होते थे उन्हें कोस्टर्स कहा जाता था। और 1800 तक यूरोप में, इंग्लैंड में लगभग 1 लाख लोग जो थे वो कोस्टर्स पर काम कर रहे थे, ऐसे शिप्स पर काम कर रहे थे जो आंतरिक केंद्रों से तटीय जो बंदरगाह थे वहां तक सामान पहुंचा रहे थे। तो इस तरह से इन जल मार्गों ने इंग्लैंड को व्यापार में बहुत आगे बढ़ा दिया। फिर द सेंटर ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम वाज द बैंक ऑफ इंग्लैंड। एक और बड़ी चीज जिसने इंग्लैंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया कि इस समय वित्तीय व्यवस्था बहुत मजबूत हो चुकी थी इंग्लैंड की, और उसकी मजबूती का महत्वपूर्ण कारण था कि इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो है वो स्थापना हो चुकी थी 1764 में। ठीक है, 1764 में ये जो है इंग्लैंड का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो एस्टेब्लिश हो चुका था, और 1784 तक
100 प्रोविंशियल बैंक्स इन इंग्लैंड जो है 100 से ज़्यादा जो है स्थानीय बैंक भी इस समय अस्तित्व में आ चुके थे एंड ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स इट्स ट्रिबल्ड और अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या जो है 300 से ज़्यादा हो गई। तो बैंकों का विकास बहुत तेज गति से इस समय हुआ, इसने भी औद्योगिकरण को इंग्लैंड में बढ़ावा दिया। बाय द 1820s देयर वर मोर देन 600 बैंक इन द प्रोविंसेस एंड ओवर 100 बैंक्स इन लंदन अलोन। ठीक है, 1820s तक आते आते बैंकों की संख्या राज्यों में अलग अलग प्रोविंसेस में 600 तक पहुंच चुकी थी और लंदन अकेले में ऐसे 100 बैंक थे। दीज बैंक्स हेल्प इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, ये बैंक जो है उद्योगों को बहुत अधिक मदद करते थे, आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। मैनी पुअर पीपल फ्रॉम द विलेजेस अवेलेबल टू वर्क इन टाउन्स। एक और बड़ा कारण इंग्लैंड में कि बहुत सारे लोग गांवों को छोड़कर जो शहरों में आ रहे थे वो शहरों में काम करने के लिए तैयार थे। बैंक्स वर रेडी टू गिव लोन टू सेटअप इंडस्ट्रीज, बैंक्स जो है इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए भी तैयार थे। गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ऑल दिस फैक्टर्स हेल्प ब्रिटेन टू मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क भी इस समय इंग्लैंड में बहुत अच्छा डेवलप हो चुका था। जलमार्ग तो पहले से ही विकसित थे, बाद में रेलवे ने जो है इंग्लैंड में ट्रांसपोर्टेशन को, यातायात की व्यवस्था को इतना अच्छा बना दिया कि अब किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को कहीं से भी कहीं ले जाना जो है असंभव नहीं रहा। बहुत सस्ते में चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन इस समय इंग्लैंड में होने लगा। तो ये सारे वो रीज़न है जिसकी वजह से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को और बूस्ट करने में कैनाल मैनिया, एक जो है नहरोन्माद जिसको कहा जाता है, उसका भी बड़ा योगदान रहा। कैनाल मैनिया क्या था? इनिशियली कैनल्स वर बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटीज। स्टार्टिंग में कैनल्स का यूज जो है कोयले को शहरों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। ट्रांसपोर्टिंग कोल बाय रोड वाज एक्सपेंसिव एंड स्लोअर एंड वाज डिफिकल्ट टास्क ड्यू टू द बल्क एंड वेट ऑफ कोल। थल मार्ग से, जमीनी मार्ग से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ता था और क्योंकि ये बहुत भारी भी होता था और जो है ये बहुत धीरे भी होता था। तो जैसे ही कैनल्स डेवलप हुए, भारी इस कोयले को बहुत अधिक मात्रा में ले जाना संभव हो पाया। द फर्स्ट इंग्लिश कैनल, द वर्सली कैनल वाज बिल्ट इन 1761 बाय जेम्स ब्रिंडले। जेम्स ब्रिंडले ने 1761 में सबसे पहले इंग्लैंड की जो कैनल जिसका निर्माण किया गया उसका नाम था वर्सली कैनल। ठीक है, वर्सली कैनल जो है 1761 में जेम्स ब्रिंडले ने एस्टेब्लिश की एंड इट कंप्लीशन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कोल बाय हाफ। और जैसे ही ये कंप्लीट हुई, कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आता था वो आधा रह गया, यानी नहरों से जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत सस्ता होने लगा। द बिग बिजनेसमैन बिल्ट कैनल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर माइंस, क्वारीज एंड फॉरेस्ट ऑन देयर लैंड। बड़े बड़े बिजनेसमैन ने भी कोयले के व्यापार और माइंस के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, कैनल निर्माण को, नहरों के निर्माण को जो है प्राथमिकता प्रदान की। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहरें बनाने में इंटरेस्ट लेने लगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स पेव्ड द वे फॉर द एमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू मार्केट इन न्यू टाउन्स। ठीक है, जैसे ही बहुत सारी नहरों का निर्माण इंग्लैंड में होने लगा, उनके निर्माण के साथ ही बहुत सारे नए नए मार्केट, नए नए शहर इंग्लैंड में डेवलप होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, बर्मिंघम वॉज ओड इट्स ग्रोथ टू इट्स पोजिशन एट द हार्ट ऑफ द कैनाल सिस्टम। बर्मिंघम शहर जो है उसका महत्व बढ़ने का मुख्य कारण ये था कि ये जो बर्मिंघम शहर है नहरों के सेंटर पर स्थित है, कनेक्टिंग लंदन, जो लंदन को कनेक्ट करती है। द ब्रिटिश चैनल एंड मर्सी इन हम्बर रिवर्स। तो इन सारी रिवर, ब्रिटिश चैनल, इन लंदन और इन सब के सेंटर पर होने की वजह से बर्मिंघम का महत्व इस समय बढ़ गया। इन द पीरियड नोन एज द कैनल मैनिया फ्रॉम 1788 टू 1796। कैनल मैनिया का जो पीरियड है वो 1788 टू 1796, यानी ये जो 8 साल का पीरियड है इसी को कैनल मैनिया का पीरियड माना जाता है। 46 प्रोजेक्ट्स फॉर बिल्डिंग 25 न्यू कैनल्स वर बिगेन। इस समय 25 नई नहरों के निर्माण के 46 प्रोजेक्ट इस समय इन 8 सालों में प्रारंभ हुए थे। तो इसी पीरियड को जो है कैनाल मैनिया या नहरोन्माद कहा जाता है, 1788 टू 1796 का पीरियड। ठीक है, ये देखिए इंग्लैंड में इस तरह से ये एक पिक्चर है जिसमें नहरों का निर्माण किया जा रहा है। ये कोस्टर्स जो हैं जो नहरों से वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, और ये इंग्लैंड का मैप है जहां पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर की सारी रिवर्स है और रेड रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही वो सारी कैनल्स है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। और इसमें हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड के लगभग सभी क्षेत्र में इन नहरों के निर्माण ने नदियों को जोड़ दिया और नदियों से सारे शहर जो है जुड़ गए। किसी भी एक शहर से, जैसे यहाँ लंदन से बात करते हैं तो लंदन से किसी भी वस्तु को देश के किसी भी भाग तक इन नदियों और नहरों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता था। तो ये जो है नहरें
नहरों का विकास जो है इस औद्योगिकरण के विकास का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है, इस तरह से लंदन से कहीं से भी कोई भी चीज़ देश के किसी भी भाग तक पहुंचाई जा सकती थी। तो ये नहरोन्माद जो है वो औद्योगिकरण के विकास का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है, अब नहरों के विकास में कुछ समस्याएं भी थी। क्या समस्याएं थी? यूज ऑफ कैनाल्स रिवील्स सेवरल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं थी। पहला था द कंजेशन ऑफ वेसल्स मेड मूवमेंट स्लो। ठीक है, जो सामान और जो वजन उसमें रखा जाता था उसकी वजह से मूवमेंट स्लो हो जाता था। फ्रॉस्ट, फ्लड और ड्रोट लिमिटेड द टाइम ऑफ देयर यूज। कोहरा हो जाता था, बाढ़ आ जाती थी या फिर अकाल पड़ जाता था, तो ऐसे में पानी जो है कभी जम जाता था, कभी उसमें पानी में बाढ़ आ जाती थी या फिर पानी की कमी हो जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में जो है इन नहरों से व्यापार या ट्रांसपोर्टेशन का कार्य नहीं किया जा। नए फैक्टर्स क्या थे? विच आर द न्यू फैक्टर्स दैट वर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंक्रीज प्रोडक्शन लेवल ड्रामेटिकली। इस समय इंग्लैंड में प्रोडक्शन का लेवल अचानक से बढ़ गया क्योंकि बहुत सारे तकनीकी परिवर्तन हो रहे थे, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। न्यू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज। इस समय रेलवे का विकास होने से ट्रांसपोर्टेशन के नए नए रास्ते बनना संभव हो गया। बट देयर इज अ गैप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड इट्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी का ये जो यूज़ हुआ उसमें, और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के इसमें एप्लीकेशन जो इसका यूज़ होने लगा बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत समय लगा, लेकिन ये नए परिवर्तनों ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। देयर इज वन मस्ट नॉट अज्यूम न्यू टेक्नोलॉजीज बिगिन टू यूज इमीडिएटली। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का आविष्कार होते ही क्या हो गया कि उसको सभी जगह यूज़ होने लगा। बहुत धीरे धीरे इनका यूज़ होता था। ऑफ द 26,000 इन्वेंशन रिकॉर्डेड इन द 18th सेंचुरी, मोर देन वन हाफ वर लिस्टेड फॉर द पीरियड 1782 टू 1800। 26,000 इन्वेंशन जो 18th सेंचुरी में हुए थे उसमें से जो आधे के आसपास जो है इन्वेंशन है वो 1782 से 1800 के 18 वर्षों के इस पीरियड में हुए थे। तो ये इतने सारे इन्वेंशन जो इस समय हुए उसने औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से क्या क्या परिवर्तन कहाँ कहाँ आए। तो इसमें आयरन एंड कोल इंडस्ट्री में सबसे चेंजेस आए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चेंजेस आए। स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन में बहुत सारे चेंजेस आए, यानी इन उद्योगों में इन टेक्नोलॉजी का जो है बहुत जल्दी जल्दी यूज़ होने लगा था। डेवलपमेंट ऑफ स्टीम, वाष्प और वाष्प जनित इंजन जो हैं, जो स्टीम इंजन हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ और साथ ही साथ रेलवे का विकास हुआ। तो टेक्नोलॉजी ने सबसे पहले इन 4 एरियाज़ को प्रभावित किया। ठीक है, इंग्लैंड वॉज फॉर्चुनेट दैट कोल एंड आयरन वॉज अवेलेबल। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में होने के और जो रीज़न अगर हम देख सकते हैं तो वो है कि इंग्लैंड में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल थी रॉ मटेरियल के रूप में, वो थी कोल एंड आयरन। कोल और आयरन जो है इंडस्ट्री बेसिक जो है इंडस्ट्रीज़ के बेस माने जाते हैं और ये दोनों ही यहाँ अवेलेबल थे। बट अंटिल 18th सेंचुरी देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ यूजेबल आयरन। 18th सेंचुरी तक इंग्लैंड में उद्योगों में यूज़ किए जाने वाले आयरन की कमी थी। ठीक है, आयरन जो प्रोसेस होती निकालने बनाने की, उस प्रोसेस की जो कारण था जिसकी वजह से क्या है ये इंडस्ट्रियल यूज़ वाला जो आयरन है यहाँ पर इजीली नहीं बन सकता था। आयरन इज ड्रॉन आउट फ्रॉम और एज प्योर लिक्विड मेटल बाय प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग। ठीक है, आयरन को स्मेल्टिंग की प्रोसेस से प्रगलन की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता था। फॉर सेंचुरीज चारकोल वॉज यूज फॉर स्मेल्टिंग, और बहुत से वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से इस स्मेल्टिंग की प्रोसेस में चारकोल का यूज़ किया जाता था। चारकोल यानी लकड़ी से बना हुआ कोयला जो है उसका यूज़ इस समय बहुत अधिक होता था। ठीक है, और इस चारकोल की यूज़ में बहुत सारी समस्याएं थी। क्या थी? चारकोल वॉज टू फ्रेगाइल टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। चारकोल का ट्रांसपोर्टेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर करने में सबसे पहली समस्या थी कि चारकोल आसानी से टूट जाता था। ठीक है, दूसरा, इट्स इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी आयरन। इसमें बहुत अधिक कार्बन होता था जो धुआं बहुत देता था, और धुआं बहुत देने की वजह से गर्मी कम मिलती थी और इसकी वजह से आयरन जो है वो भी पुअर क्वालिटी का प्रोड्यूस होता था। इट वॉज शॉर्ट इन सप्लाई, इसकी सप्लाई भी बहुत कम थी। बिकॉज फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड फॉर टिम्बर, क्योंकि इस समय जंगलों को लकड़ी के लिए लगातार काटा जा रहा था और इस वजह से क्या है फॉरेस्ट कम होते जा रहे थे, तो चारकोल की सप्लाई भी कम होती जा रही थी। इट कुड नॉट जनरेट हाई टेम्परेचर, और जो
चारकोल है उससे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं जनरेट किया जा सकता था। तो ये सारी चारकोल की समस्या थी और इसकी वजह से लोहे की क्वालिटी भी इस समय अच्छी नहीं होती थी। लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ ही समय बाद सोल्व कर ली गई। लेकिन किसने की? दिस प्रॉब्लम सोल्व बाय फैमिली ऑफ आयरन मास्टर्स। ये प्रॉब्लम एक आयरन मास्टर्स की फैमिली थी, लोहे के काम करने वाले लोगों के एक परिवार था, उसके द्वारा इस लोहे की जो क्वालिटी खराब होती थी उसको सही करने का काम किया गया और वो फैमिली का नाम था डर्बी ऑफ श्रॉफशायर। ठीक है, 3 जनरेशन ऑफ दिस फैमिली, फादर, सन एंड ग्रैंडसन, दे ऑल वर कॉल्ड अब्राहम डर्बी। ठीक है, ये डर्बी फैमिली में पिता, पुत्र और उनका पोता, जो तीनों के जो 3 जनरेशन के तीनों को ही अब्राहम डर्बी के नाम से जाना जाता, तीनों को ही अब्राहम डर्बी ही कहा जाता है। ये डर्बी फैमिली थी, तीनों के नाम अब्राहम डर्बी हैं। इन तीनों ने इस लोहे की जो समस्या थी इसको इंग्लैंड में दूर करने का काम किया। ठीक है, और उन्होंने जो चेंजेस मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में किए वो क्या क्या थे देखते हम। फर्स्ट अब्राहम डर्बी, जो पहला अब्राहम डर्बी था, इन्वेंटेड अ ब्लास्ट फर्नेस। उसने एक धमन भट्टी का आविष्कार किया। दैट वुड यूज कॉक विच कुड जनरेट हाई टेम्परेचर। इस धमन भट्टी में कॉक का यूज किया जाता था, पत्थर का कोयला जो जमीन से निकाला जाता था उस कोयले का यूज होता था जो ज्यादा टेम्परेचर जनरेट करता था। कोक वॉज डिराइव्ड फ्रॉम कोल बाय रिमूविंग द सल्फर एंड इम्प्यूरिटीज। इसमें जो है सल्फर का यूज किया जाता था जिससे इंप्योरिटीज दूर की जा सकती थी, सल्फर को रिमूव करके। ठीक है, विद दिस इन्वेंशन फर्नेस नो लॉन्गर हैड टू डिपेंड ऑन चारकोल। और इस इन्वेंशन के बाद जो है चारकोल पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब हर जगह लोहे को पिघलाने के लिए, आयरन स्मेल्टिंग के लिए कोक का ही यूज होने लगा। फाइनर एंड लार्जर कास्ट आयरन प्रोड्यूस बाय दिस। इससे अच्छी क्वालिटी का, ज़्यादा मात्रा में लोहे का प्रोडक्शन होने लगा। द प्रोसेस फर्दर रिफाइंड बाय मोर इन्वेंशन। ये प्रोसेस और रिफाइंड हुई जब कुछ नए आविष्कार हुए। उन नए आविष्कारों में सेकंड डर्बी ने जो है डेवलप किया रॉट आयरन फ्रॉम पिग आयरन, कच्चे लोहे से। ठीक है, उन्होंने पिटवा लोहा, ठीक है, रॉट आयरन का निर्माण करना शुरू किया। ठीक है, ये पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा होता था, ढलवा लोहा इसको कहते हैं। ढलवे लोहे से इस समय पिटवा लोहे का जो प्रोसेस है वो सेकंड डर्बी ने उसका इन्वेंशन किया। इन 1779 द थर्ड डर्बी बिल्ड द फर्स्ट आयरन ब्रिज। ठीक है, और तीसरे डर्बी ने जो है सबसे पहले आयरन ब्रिज का निर्माण किया इन द वर्ल्ड, जो कि कोलब्रुकडेल नाम की जगह पर है, रिवर सेवर्न रिवर पर ये पुल बनाया था। तो फर्स्ट अब्राहम डर्बी ने ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किया, सेकंड डर्बी ने पिग आयरन से रॉट आयरन की प्रोसेस को स्टार्ट किया और थर्ड डर्बी ने जो है वो एक आयरन ब्रिज का निर्माण किया कोलब्रुकडेल नाम की जगह पर, सेवर्न रिवर पर। तो इस तरह से इन तीनों आविष्कारों ने आयरन का यूज जो है बहुत सारे फील्ड में करने की एक जो है चीज़ को डेवलप कर दिया है कि अब आयरन का यूज़ सिर्फ पाइप या छोटी मोटी चीज़ें में नहीं, अब बहुत सारी चीज़ों को बनाने में आयरन का यूज़ होने लग गया। तो इसी को है, ये है वो ब्रिज जो कोलब्रुकडेल के नाम की जगह पर सेवर्न रिवर पर बनाया गया। इस तरह के आयरन ब्रिज जो है इस समय इंग्लैंड में बनाना जो है थर्ड डर्बी के बाद स्टार्ट हो गए। ठीक है, इन तीनों डर्बीज के बाद और भी लोग थे जिन्होंने इस आयरन के यूज़ को बढ़ाने में योगदान दिया। उसमें अगला नाम आता है हेनरी कोड। ही डिजाइन द पडिंग फर्नेस एंड द रोलिंग मिल। ठीक है, पडलिंग फर्नेस और रोलिंग मिल उसके द्वारा बनाई गई, विच यूज स्टीम पावर टू रोल प्यूरिफाइड आयरन इनटू बार्स, जिसमें स्टीम पावर का यूज किया जाता था आयरन को प्यूरिफाई करके बार्स बनाने में। जो बार्स बनते हैं आयरन बार्स, उनके बनाने में अब स्टीम पावर का यूज जो है हेनरी कोड के द्वारा स्टार्ट किया गया। इट कैन प्रोड्यूस ए ब्रॉडर रेंज ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स, और इसकी वजह से अब बहुत सारे तरह के आयरन प्रोडक्ट्स बनाना संभव हो गया। इट प्रोड्यूस आयरन हैविंग ड्यूरेबिलिटी, और इस तरह का लोहा जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका जीवन काल भी बहुत अधिक होता था। इन 1770 जॉन विल्किंसन मेड द फर्स्ट आयरन चेयर। जॉन विल्किंसन ने सबसे पहले लोहे की चेयर बनाए, लोहे के पाइप बनाए सभी साइज के। विल्किंसन यूज कास्ट आयरन फॉर द फर्स्ट टू मेक वाटर पाइप, और विल्किंसन ने वाटर पाइप बनाने के लिए कास्ट आयरन का यूज किया। तो इस तरह से अब आयरन का यूज़ फर्नीचर बनाने में भी होने लगा, इससे पाइप्स भी बनाए जाने लगे, और इस तरह से आयरन का यूज़ जो है लगातार इस पीरियड में बढ़ने लगा। तो ये सारे चेंजेस जो है वो आयरन इंडस्ट्री में हुए। अब ये ब्रिटिश आयरन, इन सारे चेंजेस की वजह से ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री जो है वो 1800 से 1830 के बीच में उसका जो प्रोडक्शन है
चौथाई जो है बढ़ गया। इट प्रोडक्ट वॉज द चीपेस्ट इन यूरोप, और इंग्लैंड के प्रोडक्ट जो है यूरोप में सबसे सस्ते होते थे आयरन प्रोडक्ट्स, और इस वजह से इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूस्ट मिला। इन 1828 टन ऑफ पिग आयरन नीडेड 8 टन्स ऑफ कोल टू मेक। 1820 में कच्चा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की रिक्वायरमेंट होती थी, बट बाय 1850 इट कुड प्रोड्यूस बाय यूजिंग 2 टन्स। लेकिन 1850 तक इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंग्लैंड में हो गए कि सिर्फ 2 टन कोयले से ही 1 टन लोहा बनाया जाना संभव हो गया। इन 1848 ब्रिटेन वॉज स्मेल्टिंग मोर आयरन देन हाफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर, और 1848 तक आते आते इंग्लैंड अकेला देश जो था वो वर्ल्ड का आधे से अधिक लोहे का उत्पादन कर रहा था। तो इन सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आयरन एंड जो इंडस्ट्री था, स्टील इंडस्ट्री जिसको कह सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इंग्लैंड में हुआ, प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, आयरन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ ही आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये जो है इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम अगले पार्ट में इसी चैप्टर के आगे का रिमेनिंग जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।